स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम आज के लेक्चर में जो देखेंगे दैट इज एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। हम पिछले लेक्चर में एंथैल्पी के बारे में पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ स्टेट फंक्शन और इसको हम जब भी मेजर करते हैं तो हम इसके अंदर चेंज मेजर करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड विद डेल्टा एच। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक और सिंबल बना हुआ है जिसको हम कहते हैं डेल्टा एच नॉट। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इस ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, यानी वो आपके पास चेंज इन एंथैल्पी जो स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर मेजर किया जाए। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस वो कंडीशंस हैं जो स्पेसिफाई करती हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर शुड बी रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्विवेलेंट टू 298 केल्विन। और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसके साथ साथ आपके जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट, दे मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट, फॉर एग्जांपल कार्बन आपके पास जो नेचर में एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीजन आपके पास है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन आपके पास है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वो नेचर के अंदर गैस फॉर्म में पाई जाती है। तो हर वो आपके पास एलिमेंट जो कुदरती तौर पे अपनी जिस फेज फिजिकल स्टेट सॉलिड गैस लिक्विड जिस हालत में पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट का। तो जब भी हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी की बात करेंगे या जब भी आपके पास डेल्टा एच नॉट लिखा हुआ है तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है। इट मीन्स कि आपके पास वो चेंज इन एंथैल्पी जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर किया गया है। तो ये आपने याद रखना है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपके पास जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो किसके अंदर होने चाहिए? अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट के अंदर होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है, चूंकि डेल्टा एच हमने पीछे पढ़ आए हैं, ये बेसिकली हमारे पास हीट कंटेंट और वर्क डन को मेजर करता है। तो इसके यूनिट्स हमारे पास क्या होंगे? किलो जाउल्स पर मोल। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ इंथैल्पीज हो सकती हैं जिनमें अभी हम पहले पढ़ने लगे हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। और इसको हम सिंबलाइज करने के लिए यहाँ नीचे छोटा सा आर भी लगा सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा रिएक्शन को। अब हमारे पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दो तरह से हो सकती है। या तो ये होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिहाज से या फिर ये होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिहाज से। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एंथैल्पी चेंज व्हिच occurs when the reaction when the certain number of moles of reactant as indicated by the balanced chemical equation react together to completely to give the products under standard conditions। जब भी आपके पास रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस दौरान जो भी हीट चेंज आएगा उसको हम नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। अब आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर हीट इवॉल्व होती है। इसका मतलब है कि इसके अंदर मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम हीट पर हैं और रिएक्टेंट्स हाई हीट पर हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपके सामने इसकी हम एक फिगर देखते हैं जहां से हमें ये क्लियर हो जाएगा। ये आपके सामने एक फिगर दी गई है। आपके पास अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर फालतू हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। जब आपके पास रिएक्शन प्रोसीड किया, मेरे पास यहाँ रिएक्टेंट्स थे, वो कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट के अंदर। आप कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, इसका मतलब है हीट खारिज हुई है। इसका मतलब है रिएक्टेंट जो थे वो किसी हाई लेवल ऑफ एनर्जी पर मौजूद थे, उन्होंने फालतू एनर्जी को खारिज किया और फिर आपके पास क्या बनी? प्रोडक्ट्स बनी। इसका मतलब है प्रोडक्ट लोअर एनर्जी पे थी, रिएक्टेंट्स हायर एनर्जी पे थे। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक में हम कहते हैं कि आपके रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में तब गए जब उन्होंने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की। अब हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि रिएक्टेंट मेरे पास पहले लोअर एनर्जी पर मौजूद थे, उन्होंने सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब की, तब कहीं जाके वो किसके अंदर कन्वर्ट हुए? प्रोडक्ट के अंदर। तो यही चीज आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बेसिकली एनर्जी का एक्सेस दिया हुआ है। आपके पास रिएक्टेंट जो थे वो नीचे कम लोअर एनर्जी पे थे, उन्होंने कुछ अमाउंट जो थी वो एनर्जी की एब्जॉर्ब की, तब वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट के अंदर। तो ये दोनों केसेस जो हमने देखे हैं ये कहलाएंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आपके पास ये भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डेल्टा एच नॉट आर, और ये भी आपके पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। डिफरेंस क्या है कि आपके पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है।
एक्सोथर्मिक होगा तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव सिंबल, अगर एंडोथर्मिक होगा तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव सिंबल। तो डिफरेंस बेसिकली क्या है कि डिफरेंस ये है कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ने सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या फिर इवॉल्व की होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमें इसकी एग्जांपल दी गई है। अब आपने इन कंडीशंस को ज़हन में रखना है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस है। आप देख सकते हो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और उससे बन रहा है वाटर। अब आप यहाँ पर गौर करो तो इसके नीचे लिखा हुआ है जी। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट क्या है? गैसियस फॉर्म। ऑक्सीजन नीचे छोटा सा लिखा हुआ है जी, इट मीन्स इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और उससे हमारे पास क्या बन रहा है? वाटर। और वाटर जो है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? लिक्विड। वो तो हम उसको अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू स्टीम, गैसियस फॉर्म, या अगर मैं इसका टेम्परेचर जो है लो करूंगी तब ये जाके कन्वर्ट होगा सॉलिड स्टेट में। तो ये मेरी मुराद थी कि आपके पास जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं वो किसके अंदर होने चाहिए? इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स। अब मेरे पास जो डेल्टा एच नॉट आर आ रहा है, ये जो छोटा सा डॉट लगा हुआ है इसको हम सर्कल है, इसको हम नॉट बोलते हैं। ये हमारे पास आती है -285.8 किलो जाउल्स पर मोल। ये माइनस साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट मीन्स कि मेरे पास जो रिएक्टेंट थे वो हाई एनर्जी पे थे। उन्होंने वो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट खारिज की, रिलीज की, और फिर वो किस में कन्वर्ट हुए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। तो हम कह सकते हैं कि -285.8 जो है वो क्या है? किलो जाउल पर मोल इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब आपने याद रखना है डेल्टा एच हर जगह रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन इंथैल्पी। जो आपके पास ये जो छोटा सा नॉट दिखाई दे रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस ली हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने अभी आपको बताया है, टेम्परेचर, प्रेशर और स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स। और एफ यहाँ पर क्या है? ये उन रिएक्शंस के लिए है जहां पर आपके पास कोई ना कोई रिएक्टेंट कंबाइन होकर कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हो सकते हैं जहां पर कोई ब्रेकडाउन हो रही हो, वहां पर आप कहोगे कि डेल्टा एच नॉट आर है। लेकिन स्पेसिफिकली वो वाले रिएक्शंस जहां पर आपके पास कोई कंपाउंड बन रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, वहां पर हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? डेल्टा एच नॉट एफ। इसके अंदर भी ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ऑफ अ कंपाउंड, जिसमें आपके पास हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर इवॉल्व होगी जब 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है मैग्नीशियम। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी एस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, रिएक्ट कर रहा है हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट उसकी क्या होती है? फिजिकल स्टेट गैसियस फॉर्म में। और उससे मेरे पास क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। तो इसमें बेसिकली मेरे पास एक कंपाउंड जो है वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स हैं जिनसे वो मिलकर बना है उनसे मिलकर बन रहा है। तो मैं कहूंगी मेरे पास क्या है? डेल्टा एच नॉट एफ, और इसकी वैल्यू क्या होती है? -692 किलो जाउल्स पर मोल। आप देख सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने अगेन स्टैंडर्ड कंडीशंस बताई हुई हैं, जो कि अगर आप एक दफा मेमोराइज कर लें तो ये आपके लिए आसानी रहेगी। यूनिट्स हम पढ़ चुके हैं, इनके यूनिट्स क्या होते हैं? किलो जाउल्स पर मोल। आपने याद रखना है कि आपने हर एक की डेफिनेशन के साथ उसकी कम से कम एक एग्जाम्पल लाजमी याद करनी है। जैसे कि ये इक्वेशन दी गई है, और जब आप इक्वेशन याद करेंगे तो आपने लाजमी उसकी जो आगे वैल्यू दी हुई है एंथैल्पी चेंज की वो भी आपने मेमोराइज करनी है। इसी तरह आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल दी गई है। आपके पास जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड यू नो इट इज अ गैस, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। यू कैन सी देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स, कार्बन एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म वेयर ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस। इससे हमारे पास बन रही है CO2 गैस, और इसकी हमारे पास डेल्टा एच नॉट एफ कितनी होती है? -393.7 किलो जाउल्स पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन आपके पास क्या है? आपके पास एटोमाइजेशन ये है कि हमारे पास कोई भी गैशियस एटम्स का बनना फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म, उसको हम नाम देते हैं एटोमाइजेशन। अब अगेन इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डेल्टा एच नॉट, और नीचे का लिखेंगे एटोमाइजेशन के लिए
AT. Standard enthalpy of atomization of an element is defined as the amount of heat absorbed. अब आपने नोटिस किया पीछे वाली जो दोनों टाइप्स थी वहां पर लिखा हुआ था हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, यानी वहां पर एंडोथर्मिक भी था, एक्सोथर्मिक, दोनों पॉसिबिलिटीज थी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, यानी आप इसके ऊपर लिख लें कि ये हमेशा रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, इट इज डिनोटेड बाय H नॉट AT। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म से ब्रेक करके एटॉमिक फॉर्म में लेकर आऊं। तो पहली बात तो ये कि ये प्रोसेस कहलाएगा कि ये मैंने उसकी एटोमाइजेशन की है। दूसरी बात, मैं मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो डेफिनेटली ये कुछ इस तरह से मेरे पास मौजूद होगा। इनके दरमियान ये जो दो एटम्स हैं, इनको बाइंड करने के लिए दरमियान में कोई ना कोई फोर्स मौजूद होगी। मैं ये कहती हूँ कि मैंने इसको तोड़ के एटम्स की फॉर्म में लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। और फोर्स को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमेशा हमेशा हमें एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। दैट इज वाई मैं कहूंगी कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है हमेशा एटोमाइजेशन में, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हो कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमेशा क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। यू कैन नोटिस हेयर कि जो यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है 218 किलो जाउल्स पर मोल, ये आपको पॉजिटिव में दी हुई है। क्यों पॉजिटिव में दी हुई है, बिकॉज इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा H नॉट, और नीचे छोटा सा लिखा जाता है N। अब पहली बात तो ये कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये होता है कि आपके पास, हम पढ़ते आए हैं, अगर आपको अपनी छोटी क्लासेस में याद हो, वी हैव रेड व्हेनेवर अ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, this reaction is known as neutralization reaction and the product is salt and water। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास HCl और NaOH रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे पास एक एसिड है और एक बेस है। और इससे बनेगा क्या, मेरे पास ये जो N है और Cl, ये दोनों कंबाइन होकर बना देंगे NaCl विच इज अ सॉल्ट। और मेरे पास ये जो OH और हाइड्रोजन है, ये कंबाइन होकर बना देंगे वाटर। बेसिकली ये पार्ट कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन, कि आपके पास एसिड और बेस, आपको पता है दोनों की ट्रेड्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो इनके आपस में कंबाइन होने का मतलब है कि इन्होंने एक दूसरे के असर को बिल्कुल खत्म कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो बेसिकली हमारे पास ये रिएक्शन, जब भी आपके पास न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा, तो उसमें जो हीट चेंज इन्वॉल्व है उसको मैं क्या नाम दूंगी, न्यूट्रलाई इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। और इसमें क्या होता है, एसिड से आ रहा होता है हाइड्रोजन आइंस और बेस से आ रहे होते हैं हाइड्रोक्सिल आइंस। इनके रिएक्ट करने से हमारे पास बनता है वाटर, और इस प्रोसेस के दौरान जो हीट चेंज है वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड। अब जरा इसको हाईलाइट कर लें कि न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में ये हमेशा क्या है, एक्सोथर्मिक है, हमेशा यहाँ पर क्या होनी है, हीट इवॉल्व होनी है। कब, जब आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइंस कहाँ से आ रही हैं, एसिड से आ रही हैं, रिएक्ट करेंगे विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस कहाँ से आ रही हैं, बेस से आ रहे हैं, और क्या बनाएंगे, 1 मोल ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इक्वेशन में बताया है। अब इसमें एग्जांपल दी हुई है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज एन एसिड। और हमारे पास क्या बनता है, उसकी जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन है, ये आपने याद रखनी है, -57.4 किलो जाउल्स पर मोल। माइनस यहाँ पर क्या शो कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्शन क्या है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आपने याद रखना है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा हीट इवॉल्व होती है, ये हमेशा क्या होता है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नीचे हमें इसकी इक्वेशन दी गई है कि सबसे पहले HCl की आयोनाइजेशन से
प्रोटॉन बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की आयोनाइजेशन से हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो हमारे पास जो है वो वाटर की 1 मोल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर आपको इक्वेशन से शो किया हुआ है। और जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन है ओवरऑल फॉर दिस रिएक्शन इज -57.4 किलो जाउल्स पर मोल। नेक्स्ट वी हैव एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट सी के साथ। और कंबस्टन आपने याद रखना है, कंबस्टन क्या होती है, बर्निंग के प्रोसेस को कहते हैं। और आपको पता है कि जब भी कंबस्टन होती है तो हमारे पास कोई ना कोई चीज बर्न करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीडेशन से कैसे डिफरेंट है कि इसके अंदर हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो बल्क में होती है, अबंडेंट होती है, वाफर होती है, एक्सेस में होती है। अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड। अब ये भी आपको पता है कि जब भी कोई चीज, ये तो आपका डेली एक्सपीरियंस है ना, कि जब भी कोई चीज आपके पास बर्न होती है, बर्निंग का प्रोसेस, तो हमेशा वहां पर गर्मी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स के आपके पास जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हीट इवॉल्व हो रही है। और हीट इवॉल्व होना क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे भी याद रखना है कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन हमेशा क्या होगी? एक्सोथर्मिक। तो कौन से साइन के साथ लिखी जाएगी? नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। अब आगे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ये हमारे पास हीट एंथैल्पी ऑफ combustion of a substance is the amount of heat evolved when 1 mole of the substance is completely burnt in the excess of oxygen under standard conditions। जो कि हम पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, और उसको डिनोट किसे किया जाता है? डेल्टा एच नॉट सी के साथ डिनोट किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमें एग्जाम्पल दी गई है C2H5OH इथाइल अल्कोहल की बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हमेशा आपने याद रखना है कि हमारे पास जब भी कंबस्टन होती है तो फाइनल प्रोडक्ट, अगर कंप्लीट कंबस्टन हो रही है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यहाँ पर आपको डेल्टा एच नॉट सी की वैल्यू दी हुई है -1368 किलो जाउल्स पर मोल। ये माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट वी हैव इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच नॉट, और सॉल्यूशन को एब्रीविएट करके लिखा जाता है SOL, और आगे डाला जाता है डॉट। अब ये क्या होगी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। इट मींस कि ये एक्सो भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। व्हेन 1 mole of a substance is dissolved in so much solvent that further dilution results in no detectable heat change। डिटेक्टेबल जिसको डिटेक्ट किया जा सके। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करें कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तब होती है जब आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, और उस दौरान आपके पास कोई ना कोई हीट चेंज होता है। या तो आपके पास हीट एब्जॉर्ब होगी, एकदम से आपके आप ऑब्जर्व करोगे कि बीकर ठंडा हो गया है, या फिर आपके पास हीट इवॉल्व होगी, आप ऑब्जर्व करोगे कि बीकर एकदम से गर्म हो गया है। तो ये मेरे पास क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं अमोनियम क्लोराइड का 1 मोल लूं और उसको पानी के अंदर हल करूं तो मेरे पास फौरन कूलिंग का प्रोसेस होता है, बीकर ठंडा हो जाता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि जो मेरे पास चेंज इन एंथैल्पी है दैट इज +16.2। इसके ऑपोजिट अगर मैं सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल लूं, इसको पानी में हल करूं, मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि बीकर एकदम से गर्म हो जाता है। और मैं जब इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करती हूँ तो वो आती है -25 किलो जाउल्स पर मोल। इससे क्या पता लगता है? जो पहला केस है अमोनियम क्लोराइड वाला, उसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है सराउंडिंग से, इज इंडिकेटेड बाय कूलिंग ऑफ द सॉल्वेंट एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि जो सेकंड केस है जहां पर सोडियम कार्बोनेट, वहां पर क्या है? द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट राइजेस शोइंग द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं एंथैल्पी की, जो कि हमें पता होनी चाहिए। आपने हर टाइप की जो एंथैल्पी है उसकी डेफिनेशन अलोंग विद इट्स एग्जांपल इनको मेमोराइज करना है। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चंस। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।